जय हिंद। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। मैं ठाकुर अमित राठौर और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी विनोद कोरंगा जी। आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का लगातार निर्वहन करते आए हैं और शिक्षा क्षेत्र के शांतिपुरी क्षेत्र से आपका निवास स्थान है और लगातार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेवा करते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राठौर जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया है, आपने मुझे ढूंढा, इसके लिए आपका थैंक्स। देखिए, सतर्क भारत का सर एक ये जो शो चलता है वो सिर्फ इसीलिए चलता है कि जो रियल हीरो हैं, जो समाज के प्रति वास्तविक काम करते हैं, उनको सबके सामने लाना हमारा फर्ज बनता है। लोग आपको पहचाने। जिस आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी अच्छाइयों को दुनिया तक ले जाएं, समाज तक ले जाएं, ताकि आपसे और लोग भी लाभ ले सकें जो लोग नहीं ले पाते हैं, और आपको भी जान सकें कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि आप जैसे समाजसेवियों के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सर कैसे आपको अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, कैसे आप इस क्षेत्र में काम के लिए आगे आए। राठौर साहब, हम ये बताना चाहेंगे, जब व्यक्ति पर बीतती है, जब उस पर बीतती है तो अगर उसको समझ कर रखेगा तो वो हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा जी। तो जीवन में बड़ा स्ट्रगल हमने किया है जी। बहुत छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया, मतलब जी, हर किसी को परखा जी। और बहुत अच्छे लोग हमें मिले, बुरे लोग भी मिले जी। और अच्छे लोगों के कारण आज हम यहाँ पे पहुँचे जी। आपने हमें ढूंढा जी। और निश्चित तौर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर इंसान की योनि मिली है तो भाई जिंदा दिखना चाहिए आदमी जी जी। अगर ये शरीर है, मानव शरीर, तो जिंदा दिखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और इसीलिए हम लोग जब भी हमें मौका मिलता है जी, तो हम जब मौका मिलता है तो हम उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पास जो आया वो खाली हाथ नहीं गया, और इसकी मैं बड़ी गर्व से इस बात को कहूँगा क्योंकि मुझे इसकी खुशी की अनुभूति है और मेरे रोंगटे खड़े हैं ये बात मैं जब आपसे कह रहा हूँ जी। इस बात जी जी, बहुत भावुक हो गए हैं आप, और ये अच्छी बात है कि लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। आप जैसा व्यक्तित्व तो बहुत महान है जो ये सोचता है कि हमारे पास कुछ है तो लोगों को देना चाहिए। लोग जो अभाव में जी रहे हैं लोग, उनके मदद के लिए आगे आना चाहिए। सतर्क भारत ऐसे व्यक्तित्व को सैल्यूट करता है। तो किस तरह से आप सेवाएं, जैसे अभी देखिए कोविड आया था, कोविड के दौरान अचानक ऐसी भगदड़ वाली स्थिति मच गई थी कि लोग बहुत परेशान हुए। किसी के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे जैसे औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, तो मजदूर बेघर हो गए, सड़कों पे दौड़ने लगे। तो इस चैलेंज को किस तरह से आपने एक्सेप्ट किया। मैं आज आपके इस कार्यक्रम में लाइव हूँ। तो मैंने कोविड में हमने भी काम किया है और मेरी अकेली हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे अकेले काम कर सकता जी। तो आज जब मुझे आपने ढूंढा है तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी टीम थी जी। मैं उनका नाम जरूर यहाँ पे लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ अतुल वर्मा जी, मेरा छोटा भाई था जी। सोनू कार्की मेरा छोटा भाई था जी। राजेंद्र पटवाल मेरे बड़े भाई थे जी। नारायण कोरंगा जी थे जी, जो मेरा छोटा भाई है। चंदन कोरंगा था जी, वो भी मेरा छोटा भाई जी। तो इन लोगों ने मतलब इतनी मेहनत की हमारे साथ में, और मैं कहता भी था, मेरा तो कहीं ना कहीं चलो मैं काम कर रहा हूँ तो आदमी सोचेगा यार इसका स्वार्थ है, इसका सामाजिक है दायरा और थोड़ी अपनी ये पहचान बनाएंगे, ये काम कर रहा है जी जी। लेकिन वो लोग जो जुड़े हुए थे वो निस्वार्थ रूप से जुड़े हुए थे। मेरा तो भाई एक स्तर है राजनीतिक, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, ग्राम प्रधान रहा, तो हो सकता है मैं अपने नंबर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूँ जी जी। लेकिन वो जो भाई, मेरे छोटे भाई मेरे साथ लगे हुए थे, वो बड़े निस्वार्थ रूप से लगे हुए थे। और लगभग हर जगह हमने, एक होता है कि एक विधानसभा वाइज होता है, एक गांव का स्तर होता है जी। हम लोगों ने जंगलों में, हम लोगों ने नदियों में जी, हम लोगों को जहां भेजा गया हम लोग वहां गए जी। और ये हमारी टीम की हिम्मत थी। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर देखकर हमें मदद करी, क्योंकि हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इतना बड़ा डोनेशन, इतना बड़ा दान कर सकते थे जी। फिर भी हमने किया जी। लेकिन वो उन लोगों का सहयोग था जी, तो जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया कि नहीं, ये जो काम कर रहे हैं ये वाकई में उस व्यक्ति तक ये पहुंचा रहे हैं जिसको जरूरत है। और उस समय ऐसा था कि मतलब गाड़ियां बैन थी, कहीं पे ट्रैफिक बिल्कुल बैन था जी। कहीं पे भी आप दुपहिया वाहन से जाने में भी डर लगता था, पुलिस चालान करती थी जी। तो बहुत मतलब विषम परिस्थितियां थी जिस समय हमने काम किया। हमने हॉस्पिटलों में जाके काम किया,
हमने हमने तो वो दौर भी देखा जिस दौर में खुद के परिजन जी अपने व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने में डर रहे थे। जी तो हम लोग उनके साथ भी गए, जी कई लोगों के साथ गए, हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां पे माहौल बड़ा भयानक था जी और डर लाजमी था। हमारे तो घर से खुद इतना ज्यादा प्रेशर था कि भाई नहीं जी तुम क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, जी कौन तुम्हारे बात देखेगा। जी लेकिन हमें भी एक बात पता थी कि भाई ऊपर वाला सब कुछ होता है और निगाह नेक होनी चाहिए और मदद की भावना हमेशा रहनी चाहिए। जी और हमें गर्व है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम उस समय किया। और अभी क्या कहूँ, सतत भारत की तरफ से आपकी पूरी टीम को सैल्यूट और इतना अच्छा काम करने के लिए बधाई है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, ये सामाजिक कार्यक्रम है, फिर भी मैं एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। देखा जाए कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अच्छे पद पे जाऊं, अच्छा मतलब उसका एक एम्बिशन होता है कि मैं शिखर पे जाऊं राजनीति की। लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे भटकता जाता है। मैं जो जितना मैं जानता हूँ, यदि आप अच्छा काम कर रहे हो, ये भी एक तरह की सेवा हुई। राजनीति का मतलब सेवा है, निस्वार्थ सेवा ही होनी चाहिए। तो यदि आप राजनीति में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो आपको शिखर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ये देखिए कि सिर्फ राजनीतिकरण से समाज का भी नुकसान होता है। तो इसको आप क्या मानते हैं, कैसे लेते हैं कि राजनीति में क्या बदलाव आए जिससे समाज को और आगे तक ले जाए और समाज में भी बदलाव हो? राठौर जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कुर्सी हमें चुनाव लड़ने के बाद मिलती है, हम उसका केवल अमृत पीने की इच्छा रखते हैं, उसका विष पीने की हम बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हैं जी ऐसा मैं देख रहा हूँ। जी क्योंकि जब 2008 में मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा था, जी उससे पहले भी माताजी मेरी प्रधान रही, जी लेकिन एक स्वाभिमान होता है अंदर, आदमी आजकल नंबर बढ़ा लेता है, लेकिन हमारा ऐसा कहीं कोई रोल नहीं रहा। जी और हमने उस समय भी काम करके फिर छोड़ दिया। कई लोगों ने बातें करी, माताजी थोड़ा सा, पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो उतना माहौल नहीं था, गांव का माहौल था। जी फिर एक गैप करने के बाद जब 2008 में मैं चुनाव लड़ के आया तो मैंने एक टारगेट बनाया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लगेगा कि हाँ एक ग्राम प्रधान है। जी और रुद्रपुर ब्लॉक में भी शायद मुझे लगता है कि हम लोगों का एक अच्छा वहाँ पर वर्चस्व रहा और हमने एक सिस्टम बनाया राठौर जी। और वो सिस्टम आज भी, आज 15 साल के बाद भी वो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। जी हमने एक सिस्टम बनाया कि ग्राम प्रधान केवल ऑफिस में मिलेगा, जी उसको खेतों में या उसको कहीं गलियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी अगर प्रधान है तो वो अपने ऑफिस में बैठेगा, क्योंकि हर जगह जो कम्युनिटी हॉल है, राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल टाइप के बने हुए हैं, पंचायत भवन बने हुए हैं, वहाँ पे प्रधान को बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जितनी जरूरत विधायक की है उतनी ही जरूरत ग्राम प्रधान की भी है। क्योंकि जो छोटे मोटे सारे काम होते हैं वो ग्राम प्रधान से ही शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म होते हैं। तो हम लोगों ने वहीं पर बैठ के तहसील की समस्या, थाने की समस्या, हमने कलेक्ट्रेट की समस्या, ब्लॉक की समस्या, वहाँ पे बैठ के हमने समाधान किया उन समस्याओं का। और उससे क्या होता था कि उससे हमारा भी समय बचता था। हमने अगर 2 घंटा 3 घंटा पब्लिक को दिया तो पब्लिक भी खुश होके जाती थी, खुश होके आती थी और हमारा भी अपना काम हो जाता था। तो एक ये और एक टारगेट भी बन गया कि भाई नहीं, बैठना ही बैठना है। मुझे तो उस समय इतना ज्यादा जोश था, मुझे तो आज भी थोड़ा सा कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ था, मैं केवल 2 दिन घर पर रुका था उसके बाद, जबकि हमारे वहाँ पे 11 दिन बैठते हैं, शोक में बैठते हैं। और मैंने कहा कि भाई क्या करना है, लोग परेशान हैं, और मैं 2 दिन के बाद घर से निकल के ऑफिस में बैठने के लिए आ गया था। हो सकता है उसमें मेरे को ज्यादा लड़कपन हो, कुछ ज्यादा करने की इच्छा हो, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं ख्वाहिशें तो हमारी भी हैं, लेकिन किसी का हक मार के नहीं। अगर लगता है हमारे अंदर काबिलियत है, लेकिन और ऐसा करने की इच्छा है, एक लाइन बनाने की इच्छा है कि जनता जिसको चुनती है वो जनता से बड़ा कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, उसके बाद जब ग्राम प्रधानी करी तो जिला पंचायत सदस्य भी मैं रहा। 17-18 गांव से चुनाव लड़ा जाता है और 50,000 के करीब वोट होता है। हाँ, एक अच्छा खासा वोट होता है। और बहुत मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतने कम पैसे में चुनाव लड़ा, जो खर्चा होता है, जो सरकार से खर्चा आता है, उस खर्चे से कम खर्चे में मैं चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जिला पंचायत सदस्य का। तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि मैं जब कुछ कहता था, खर्चे के लिए कहता था लोगों से, हमारे यहाँ कई बस्तियां हैं, गडरियाबाग, रसपुरा, इस टाइप की बस्तियां जहाँ 100% मजदूर रहता है, 100% मजदूर, जरूरतमंद व्यक्ति। और जब मैं कभी उनके लिए कुछ कहता था, यार कुछ व्यवस्था कर लो,
और मैं उनको कुछ देने की कोशिश करता था, तो उन्होंने मुझे हमेशा वापस लौटाया उस पैसे को। जी बोला अगर आपसे ले लिया हमने तो हम क्या जवाब देंगे। जी तो वो समय मैंने देखा है, और मैं जब भी उस कभी अच्छी जगह पे पहुंचूंगा तो मैं एक लाइन और जरूर खड़ी करूंगा कि ये जो जनता ने बनाया है ये इतना सरल भी हो सकता है। जी मतलब क्यों आदमी इतने चक्कर लगाता है, क्यों आदमी इतना परेशान होता है एक व्यक्ति से मिलने के लिए, जी क्यों उसको ऐसा लगता है कि वो तो भगवान के दर्शन करने जा रहा है। ये समय आज ऐसा है, ये रियलिटी है, क्योंकि आप गरीब तबके से पूछिए, जो गरीब तबका है वो तबका आज अपने वोट से जी जिस व्यक्ति को बनाता है और वो उसको इस निगाह से देखता है जैसे उसके घर में भगवान आ गए। जी मैं थोड़ा भावनात्मक भी हो रहा हूँ, लेकिन हर चीज में, क्योंकि हम राजनीति में इसीलिए फेल हैं क्योंकि हम दिमाग यूज नहीं कर पाते हैं, हम लोग भावना दिल से काम करते हैं। और आगे भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे कभी मौका मिलेगा, नहीं तो लगे हम काम कर ही रहे हैं। और लेकिन मेरा ये जो आज हम समाज का काम कर रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे राजनीति के कारण मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हैबिट बन चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से चलते रहोगे एक आदत हो जाती है आपको, फिर वो उस चीज में बड़ा मजा आने लगता है, अच्छा काम करने के में मजा आने लगता है। और जब साथ में अगर अच्छे लड़के हों, अच्छी टीम हो, फिर सब बढ़िया ही। देखिए, यदि राजनीति में आपका उद्देश्य सेवा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअल आजकल का जो ट्रेंड चल गया है, युवा भी राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आ रहे हैं, एक युवा नेता एक अच्छा शूज खरीद लेता है, एक अच्छी गाड़ी ले लेता है, एक सफेद शर्ट पहन लेता है, एक युवा नेता तैयार हो जाता है, बट उसके प्रति, समाज के प्रति उसका कोई विजन नहीं होता। वो किसी न किसी नेता के साथ खड़ा होके और वो एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आप समाज के निचले तबके के बारे में सोच रहे हैं, जहां तक कि भारत में सबसे ज्यादा आज की डेट में लोग कहते हैं भिखारी को पैसा मत दो, इनको पैसा मत दो, उनको पैसा मत दो। कभी आप उस भिखारी से ये दर्द जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो किस अभाव में पैसा मांग रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कोई जानबूझ के मांग रहा हो या कोई ठग रहा हो। एक बार ये भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो किस अभाव में पैसा मांग रहा है। भारत आज के डेट में भी, भारत में सबसे ज्यादा लोग भूखमरी से मरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति में हम उनके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं चीजें, जो बिल्कुल अभाव में जी रहे हैं, जो समाज का निचला तबका है, जिसके लिए आप द्वारा लगातार, आपने कहा अभी मजदूरों के लिए, तो एक मजदूर इस समाज का नींव है, उसने निर्माण किया है। आज हम जिस चीजों पे बैठे एक मजदूर ने बनाया, आज जिस हम सोफे पे बैठ के बात कर रहे हैं ये भी एक मजदूर ने निर्माण किया है, जिस घर में बैठे वो भी मजदूर। तो मजदूर इस समाज का निर्माण करता है, तो उसको मजबूती प्रदान करना एक बहुत अच्छी बात है। और आपने समाज को इतनी मजबूती दी, सबके बारे में सोचा, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप राजनीति के शिखर पे जाएं, ताकि ऐसे अच्छे लोग यदि किसी भी क्षेत्र में उच्च लेवल पे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के प्रति कुछ ना कुछ अपना कार्य करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जहां तक राजनीति की बात हो रही है या सेवा की बात हो रही है, तो जो युवा वर्ग है, सबसे उत्तराखंड, भारत सबसे ज्यादा युवा है, यहाँ पे लगभग 65% के करीब युवा हैं, ऐसा मेरा आंकड़ा मैंने जो देखा है कि हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति, सेवा से ज्यादा राजनीति के प्रति युवाओं का क्रेज ज्यादा है। वो सेवा भाव में नहीं जाना चाहते, वो किसी की मदद करना नहीं चाहते हैं। वो या तो किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके नेता बन जाते हैं, या कोई गलत एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिनमें वो गेम में या उसमें चले जाते हैं। सेवा के प्रति उनका रुझान नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा भी सेवा के प्रति आए, ताकि हम अपने समाज को और मजबूती प्रदान कर सकें? देखिए, जो तड़क थड़क देखकर राजनीति करते हैं वो गिरते भी उतने जल्दी हैं। आप अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो कहीं पे आप फेल नहीं होगे। मेन होता है अंदर से जो एक आत्म शक्ति होती है कि भाई नहीं, हमें कुछ करना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है मिट्टी से लगा हुआ, तो वो घोंसला इतना प्यारा बना देती है कि उसको पता ही नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता भाई ये कहाँ शिल्पी तैयार से बना रही है। तो जब चिड़िया बना सकती है घोंसला, तो भाई बाकी लोग जो अपने हम लोग हैं, जो इंसान योनि है, तो भाई सब लोग अपने बच्चे पाल रहे हैं ना। भाई जो पक्षी कर रही है, जो जानवर कर रहे हैं, वही इंसान भी कर रहे हैं। तो भाई फर्क क्या है दोनों में, आप बताइए। हमें इतनी बड़ी बुद्धि दी है, जितना बड़ा हमें दिमाग दिया है, हम सबसे मतलब बड़े जीव हैं।
कहने का मतलब कि हमारे पास दिमाग सब के कुछ सके, है, जी। सब कुछ है। जी। तो उसके बाद भी भाई हम और उनमें फर्क तो होना चाहिए। जी। अपने परिवार, मेरा कहने का मतलब है अपने परिवार के लिए तो सब जी रहे जी। हैं, एक जानवर भी जी रहा है, एक इंसान भी जी रहा जी। है, तो हमें जानवर से हट के कुछ करना पड़ेगा जी। तो तभी तो हम इंसान की होने के लायक होंगे। जी। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, तड़क भड़क की जिंदगी छोड़कर नशे से दूर रहिए। आजकल समाज में नशा मतलब एक होता है कि सिगरेट एक स्टेटस बन चुका है, सिगरेट फूकना, नशा करना, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि परिवार को बहुत अच्छी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से, और कहीं ना कहीं वो भविष्य भी है हम सभी लोगों का। क्योंकि अब मेरी भी उम्र लगभग 45 के आसपास है, तो मैं युवा तो नहीं हूँ, लेकिन युवा जैसा जोश रखता हूँ जी। और बरकरार रखूंगा, क्योंकि हम लोग अभी नशे से दूर हैं। नहीं, आप युवा हैं सर, 50 साल के राजीव गांधी युवा हो सकते हैं, राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, तो आप भी युवा हैं। नहीं, ये मजाक था सर, नहीं, युवा हैं। और मैं तो यही सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि तड़क भड़क की जिंदगी से निकलकर समाज के निचले हिस्से में हमारी काफी आवश्यकता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी जरूरतें हैं, कहीं पे इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मुझे तो कुछ दिन पहले ही आपके बारे में पता चला कि आप लोग वहाँ पे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के आगे खाने की राशन के लिए दुकान लगाते हो, जिसमें खाना वहाँ का मुफ्त में बांटते हो। तो ऐसे हम भी, और हमेशा हमने भी चाहा है कि हम भी ऐसी एक्टिविटी में सहयोग करें हमेशा, क्योंकि जो चीज अंदर से लाइक होती है उसको करना चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल के आगे अगर आप राशन का काम कर रहे हो या आप वहाँ पर खाना खिला रहे हो, तो इससे बढ़िया नेक काम तो कुछ जिंदगी में हो ही नहीं सकता। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाके स्थितियां हमने देखी हैं, लगभग हम हर हफ्ते हमें जाना पड़ता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं उन बेचारों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, तो खाना कहाँ से खाएगा। तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आपको कि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं, और मैं तो कोशिश ये करूँगा कि मेरा भी उसमें अंशदान हो। मुझे बड़ी खुशी है, मैंने भी कई बार सोचा कि हम ये काम करेंगे, और मेरी दिली इच्छा है इस काम को करने की थी। और मैं निश्चित तौर पे आज मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और प्रभावित मैं इसलिए भी हुआ हूँ कि कोविड में हमें किसी ने ढूंढ ही नहीं पाया। हम लोगों ने इतना काम किया, मुझे मेरे दोस्त कहते भी थे, यार हमें तो कोई कहता ही नहीं है यार, तुम जाते भी नहीं हो। मैंने कहा हो सकता है लोगों की निगाह नहीं पड़ी है। तो धन्यवाद सर, ऐसे ही नया हीरो को निकालना हमारा काम है। जो लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम उनको जरूर अपना प्लेटफॉर्म देंगे। सर, युवा की बात हो रही थी, आप भी युवा हैं, कहीं ना कहीं देखिए तो इसमें आप क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है, बॉलीवुड जो आजकल चल रहा है, जो कल्चर डेवलप हुआ है, 23 साल की उम्र में मात्र भगत सिंह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भी युवा उनकी जीवनी को फॉलो नहीं करना चाहता। स्वामी विवेकानंद, राहुल संस्कृतायन, इनकी जीवनी को कोई युवा फॉलो नहीं करना चाहता है। लड़कियों का ले तो लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी नहीं पढ़ना चाहती हैं। वो बनना चाहती हैं, कोई आमिर खान बनना चाहता है, कोई करीना कपूर, कोई ऐश्वर्या राय। इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया। जो समाज में जब इस तरह का कल्चर आया तो ये इससे कहीं ना कहीं समाज भ्रमित हुआ, जो युवा वर्ग भ्रमित हुआ। उससे क्या हुआ कि कल्चर कुछ ऐसा बन गया कि अपराध भी बढ़े। तो इसको क्या आप युवाओं को सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से जो हमारे लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान साहब, ये बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों ने आज़ादी दी, उनकी जीवनी हम लोग नहीं पढ़ा पाते या वो युवा अपने जीवन में नहीं उतारता है। जबकि एक पहले से प्री प्लान स्क्रिप्ट होता है जो फिल्मों में, जो गलत तरीके से अश्लीलता फैलाई जाती है, दिखाया जाता है, उसकी तरफ युवा ज्यादा अग्रसर है। तो इसके बारे में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि युवा उससे निकल के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे? जिस तरीके से आपने देखा, आपने इतने नाम लिए और वो इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करके निकल गए जी। और आज हम लोग कितने स्वार्थी लोग हैं, आप देखिए जी। हम लोग एक हिसाब से हमारा स्वार्थी तो है जो हम काम कर रहे हैं जी। अब जो आज आज़ादी की बात आप कर रहे हैं, कितनी आज़ादी के लिए उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी जी। और उतनी छोटी छोटी उम्रों में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। बहुत से नाम ऐसे भी हैं, मेरे को लगता है हजारों लाखों नाम ऐसे होंगे जिनको हम जानते ही नहीं है। और उनके अंदर भी एक जज्बा था कि देश आज़ाद होना चाहिए जी। और काफी लोग आज़ादी के बारे में बातें करते हैं जी। तो मैं तो कह रहा हूँ, कभी किसी ने अगर गुलामी सही होना तो आज़ादी का मतलब तो वही समझेगा। कभी अगर जैसे हम लोगों के खेत होते हैं ना, हम लोग गाँव में रहते हैं जी,
गांव में रहते हैं तो हम लोग खेत होते हैं, अगर खेत में हम कोई आदमी रखते हैं ना तो कई जगह पे उसके साथ स्थिति ये होती है कि वो अपने मन से मजदूरी नहीं कर सकता है दूसरी जगह जाके, तो ये गुलामी है। क्योंकि मैं गांव से हूं तो मैं गांव का ही उदाहरण यहाँ पे दूंगा कि अगर हमने अपने खेत पे किसी आदमी को रखा है तो हम उसका इतना शोषण करते हैं कि अगर उसको कहीं 400 रुपए की दिहाड़ी मिलती है तो हम कहते हैं नहीं तू हमारे यहाँ पे करेगा, 200 रुपए में करेगा और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है तेरे। तो ये गुलामी है, और ये गुलामी अगर जिसने देखी है ना तो वही आजादी का मतलब समझ सकता है। तो हमें आज युवा ठीक है आज चकाचौंध पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन भाई एक सोच सबके अंदर होती है कि भाई उन लोगों ने भी किया, किस रीति नहीं किया, न उनका परिवार भी था, सब चीज था, वो सब चीज छोड़ गए, बिना स्वार्थ के चलते रहे और उन्होंने कहा नहीं हमारा देश आजाद होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुनहरा भविष्य मिलना चाहिए। तो वो सोच पे, उस सोच पे आज, क्योंकि हो सकता है उस समय कम पढ़े लिखे लोग होंगे थे, कम ज्यादा एजुकेशन कहाँ थी। आप देखिए महात्मा गांधी को देख लीजिए, आज महात्मा गांधी के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, बड़ा दुख होता है। महात्मा गांधी किस परिवार से थे? महात्मा गांधी एक बहुत धनाढ़ परिवार से थे, जिन्होंने अगर उनको अगर एडवोकेट का भी कोर्स करना था तो वो उसको करने के लिए इंग्लैंड गए थे, शायद विदेश गए थे। वो इतने धनाढ़ परिवार से थे, लेकिन जब उन्होंने हालत, इंडिया की हालत देखी, भारत की हालत देखी कि हमारा भारत का व्यक्ति कपड़ा नहीं है उसके शरीर पे, तो उन्होंने वहीं से जब वापस आए तो उन्होंने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार के खादी लपेट दी। आपने कई जगह देखा होगा कि वो पिक्चर दिखती है, उसमें सब लोग, ठंड का बहुत बड़ा मौसम है और इंग्लैंड के सारे अच्छे अच्छे अधिकारी कोट पहन के चल रहे हैं और हमारे गांधी जी उसमें केवल शॉल ओढ़ के चल रहे हैं, तो उनको ठंड नहीं लगती होगी। लेकिन एक एम उन्होंने बनाया था, नहीं जब तक मेरे हर बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं आएगा मैं कपड़ा सही करके नहीं पहनूंगा। और जबकि उनकी स्थिति पूरा देश जानता था, जब व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश जा सकता है तो वो जाहिर बात है कि बहुत अच्छे परिवार से होगा, और वो परिवार अगर उस समय त्याग करता है, कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। हम कर सकते हैं इसको फॉलो? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आज मैं चाहे कितनी बड़ी बात कर लूं, मैं कहूं कि नहीं, और मैं कॉन्वेंट छोड़ के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, प्राइमरी में नहीं भेज सकता मैं अपने बच्चों को। मैं बात करूंगा बहुत बड़ी बड़ी, और जब बात मेरे ऊपर आएगी तो मैं अपने बच्चे को कॉन्वेंट में ही भेजूंगा, मैं सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगा। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं, और मुझे सच्चाई कहने में कतई भी यहाँ पे कुछ अफसोस नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई हमारे सामाजिक स्तर की हो चुकी है। जैसे आपने सरदार भगत सिंह जी का नाम लिया, आज सरदार भगत सिंह सबको दूसरों के घरों में चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। आप देखिए ना, क्या राजभक्ति की बात होती है तो क्या राजभक्ति क्या है? घर के अंदर कितनी बातें हैं आप देखिए। नशे का कोई विरोध करता है, कोई अगर कहीं पे कोई किसी के साथ गलत हो रहा है कोई विरोध करता है, अगर उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो तो वो भी एक राजभक्ति है। आप वो राष्ट्र के प्रति एक सम्मान है कि भाई हमारे जानने वाले या हमारे सामने किसी के साथ गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये हमारे, मैं ये युवाओं के लिए कह रहा हूं, अगर ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि भाई इससे आप झगड़ा करिए या लड़िए, लेकिन उसका विरोध करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हम चकाचौंध में गुजरेंगे, हम अच्छे बड़े बड़े लोगों को देख के उनको फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, हम उनका विरोध करके भी अपने लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं। और फेमस होने के लिए अगर ये कार्य करके अगर फेमस होता है आदमी, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे किसी को सहारा मिलता है और एक उदाहरण भी देने को मिलता है, और कई लोगों को तो ये उदाहरण दिए भी जा रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि जो समाज में जो हमारी कुरीतियां हैं और बुराइयां हैं, अगर आप उनका विरोध करने की अगर हिम्मत रखते हैं तो आप रियल हीरो हैं। आप माफी चाहूंगा आपको रोका, बिल्कुल आपके तरह ही काम करने चाहिए, आप भी रियल हीरो हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। युवा उनको बहुत फॉलो करता है, जिसके अंदर राष्ट्र सेवा होती है, राष्ट्र के प्रति भावना होती है प्रेम की, वो उन्हें बहुत फॉलो करता है, आदर्श मानता है। मेरे आदर्श हैं, मैं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करता हूँ। मेरी भी इतनी बस ख्वाहिश है कि मैं देश के लिए और समाज के लिए कुछ दे सकूं। बहुत अच्छा आपने कार्य किया है सर, लगातार उन राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, निचले तबके के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनके अभाव का आपको दर्द है। ये बहुत सराहनीय कार्य है आपका कि किसी के दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं।
जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं तभी आपके अंदर भावना जागृत होती है कि आप उनके लिए कुछ करें। और जहां तक ये समाज में कुरीतियों की बात हो रही थी, तो मैं बताऊं सर, सरकारी नौकरी सभी को चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं कराना चाहता, सिर्फ उनको नौकरी चाहिए तो सरकारी चाहिए। इसीलिए समाज आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो सरकारी विभाग है वो पीछे जा रहा है, हम उसका दुरुपयोग होता है। उसमें समाज का मुख्य रूप से जो समाज है वो दोषी हम मानते हैं। क्या कहना है आपका, कि क्या सुझाव है, और सतर्क भारत के माध्यम से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो लोग जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल का एक कल्चर डेवलप हो गया है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा होगा वो निचले तबके का लोग होंगे, जो प्राइमरी में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो निचले तबके के लोग होंगे। एक मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल, जो निजी स्कूल आज इतने हाई फाई कर रहे हैं, वो उनका बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो बच्चे स्कूल है, जितने बड़े लेवल का स्कूल सोच लीजिए, वो क्या करते हैं, आपके बच्चे का पहले एडमिशन से पहले एक परीक्षा लेते हैं। जब आपका बच्चा 100 में 90 नंबर लाने के लायक है तो उसको एडमिशन दे देते हैं, और एडमिशन देने के बाद उसको आगे करते हैं। तो मेरे भाषा में एक ही है कि आपका बच्चा पहले से ही घोड़ा था, उसको उन्होंने तेज दौड़ना सिखा दिया। आपकी काबिलियत तब समझी जाएगी जब आप एक गधे को घोड़ा बना के और लंबी रेस का घोड़ा बना दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक तरह से स्कैम ही मान लीजिए इसको, कि इस तरह से चलाया जा रहा है। और सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, एक कल्चर उसके अगेंस्ट डेवलप कर दिया जाए, जबकि सरकारी स्कूल में जो अध्यापक हैं अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छा वो सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। यदि समाज अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति समझ ले तो आज हमारे जो सरकारी स्कूल से बच्चे हैं वो पूरे विश्व में नाम करेंगे। इसके लिए आपका क्या सुझाव है कि समाज में इसके प्रति भी लोग जागरूक हों और आगे बढ़े? मैं तो यही कहना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट, चाहे हॉस्पिटल हैं चाहे विद्यालय हैं, हम जितने भी समाज के लोग हैं, हम अपने नज़दीक के जितने विद्यालय हैं उसमें पूरा अपना हस्तक्षेप रखें और जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे उसको सुचारू रूप से करवाएं। और ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कम से कम वहाँ पे ऐसी देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कई बार बच्चे आगे को पढ़ जाते हैं लेकिन विद्यालय पीछे रह जाता है। छोटा जो विद्यालय होता है, 5 तक है, बच्चे 6 में जा रहे हैं या 11th में चले गए, 10th तक है, तो लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि उस विद्यालय की पूरी देखरेख करें, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी हैं, और हम लोग वहाँ पे हर समय बच्चों के बीच में रहते हैं और उनको हमेशा प्रोत्साहित भी करते हैं। अगर बच्चा कोई अच्छे मार्क्स ला रहा है तो उसको प्राइज देके, सरप्राइज देके उसको खुश भी करते हैं, जिससे वो आगे और अच्छा कर सके। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि हम लोग कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उन सरकारी हॉस्पिटल तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे किच्छा में हॉस्पिटल है, हमारे PHC है, तो हम लोग उसमें भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। कहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं तो हमें वहाँ पे व्यवस्थाएं देनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी उसके अंदर आ सकें। क्योंकि आज कहीं ना कहीं, और मैं सरकारों से भी ये कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी आए, कम से कम ये हॉस्पिटल और विद्यालयों का ध्यान तो बड़े हिसाब से इनको रखना चाहिए, क्योंकि यहीं पे गरीब व्यक्ति भी जाता है और जब अच्छे डॉक्टर वहाँ पे पहुँचते हैं तो अमीर व्यक्ति भी वहाँ पे जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हो पाती हैं तो फिर अमीर आदमी, जो कि उसको पैसे का तो थोड़ा सा होता ही है, तो वो अच्छी जगह पहुँचता है, और गरीब आदमी की मजबूरी होती है, उसको वहीं पे जाके इलाज कराना होता है। तो हम जैसे लोग जो समाज में थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, तो हमको इन कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में जहाँ भी क्षेत्र है वहाँ पे हमें अपनी उपस्थिति 100% रूप से देनी चाहिए, और जो भी वहाँ पे जरूरतें हैं वो जरूरत पूरी करनी चाहिए, जिससे जो गरीब आदमी है वो भी वहाँ पे उसको लाभ मिले, और जो अमीर आदमी है वो कम से कम उस हॉस्पिटल की व्यवस्था को देख के वो भी वहाँ पे फिर आने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी माध्यम से आए, थोड़ा सा सहयोग के माध्यम से आए। तो जब उसे पता चलेगा नहीं यहाँ तो बहुत काबिल डॉक्टर है, और सरकारी में वाकई में बहुत काबिल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनकी जो सलाह होती है, उनकी जो राय होती है वो सबसे A1 होती है, और उस राय में कहीं से भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जबकि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को लूटते हुए देखा है, कई चीजों का बात तो ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है तो बॉडी नहीं मिलती है पैसों के चक्कर में, तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता हॉस्पिटल में कितना काबिल डॉक्टर है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सहभागिता करेंगे तो हमें एहसास भी होगा। जैसे बात हॉस्पिटल की करी मैंने, अब उसी तरीके से मैं विद्यालय की बात करूँ
विद्यालय में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं हमारे पास, और आज के युवा शिक्षक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अपने व्यक्तिगत जेब से भी खर्च करके वो विद्यालय को ऐसा बना रखा है जैसे मतलब घर है। जी। ऐसा लगता है कि विद्यालय जैसे घर में आ गए हैं। तो मतलब वो एक जुनून है उन लोगों पे, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मतलब अलग से उनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चों को। तो हम लोग काफ़ी विद्यालयों से भी जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों से भी जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि सभी को जुड़ना चाहिए, जिससे सब लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल सके। और जिन लोगों को ये रहता है कि भैया यहाँ पे क्या इलाज होगा या सही होगा या नहीं होगा, डॉक्टर कैसे हैं, तो वहाँ पर जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको उस डॉक्टर के बारे में पता भी चलेगा। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया सर। आप लगातार सेवा दे रहे हैं, लोगों के दर्द को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया। समाज के लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दो वर्ग जो बांट दिया गया गरीब अमीर का, वो खत्म होना चाहिए। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के भव्यता को देखते हुए हम बड़े हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं, बड़े स्कूलों की तरफ जाते हैं, जहां अलग अलग तरीके से हमें लूटा जाता है, अलग अलग तरीके से ठगा जाता है। जबकि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे सरकारी संसाधन है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ जाएं, जो कुछ कमियां हैं यदि हम जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएंगी कमियां। हम जाके कुछ सुझाव देंगे, कुछ हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, सारी कमियां दूर होंगी और सारी व्यवस्थाएं भी होंगी और हम ठगे भी नहीं जाएंगे। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल का यूज करें, सरकारी स्कूलों में जाएं और उनके लिए भी कुछ आगे जो भी कर सकते हैं करें। आप विनोद कोरंगा जी थे, आप लगातार सेवा देते आए। कोविड के दौरान इन्होंने राशन बहुत ज़्यादा बांटा। अभाव में जी रहे लोग जो जंगल में भी रह रहे थे, बच्चे हों, मजदूर वर्ग हो, जो भी अभाव में जी रहा है, आपको हल्द्वानी तक जहाँ भी जा सकते थे आप द्वारा जाके उनको भोजन पहुंचाया गया। तरह तरह के इलाज में मदद करते हैं, रक्तदान में मदद करते हैं, भोजन में मदद करते हैं, कपड़े से मदद करते हैं, जैसे भी करते हैं मदद करते हैं। सतत भारत ऐसे व्यक्तित्व को सैल्यूट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। ऐसे ही असाधारण आवाज से हम आपको कल फिर मिलवाएंगे। देखते रहिए सतत भारत। जय हिंद।